नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए डिस्कस करेंगे आज मॉडल पेपर नंबर 98 को। अब तक हम लोगों ने 98 यानी कि लगभग 100 मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लिया है। और जिन लोगों ने पूरे मॉडल पेपर को ठीक से देखा है वो एग्ज़ाम में इसका परिणाम भी देखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आएंगे वहाँ पे और आपकी जो तैयारी है वो कहीं औरों से अधिक धारदार होगी। निश्चित मानिए कि जो लोग पेड कोर्स कर रहे हैं उनसे कहीं अच्छी स्थिति में आप रहेंगे। अभी कुछ समय है, हम रिवीजन भी करेंगे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो छूट रहे हैं उसको भी हम जल्दी शुरू करेंगे। कुछ मैथ, साइंस और जो अन्य स्टैटिक जीके के पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे अलग अलग टॉपिक के माध्यम से। तो सारे के सारे जो मॉडल पेपर के डिस्कशन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी जो है एक प्लेलिस्ट में आपको दे दिए गए हैं। तो आपको सारा प्लेलिस्ट, सारा वीडियो एक दो बार ज़रूर देखना चाहिए और साथ ही साथ आपको जो है इसके लिए एक नोट्स ज़रूर बना लेना चाहिए। हालांकि मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी आपको सारे जितने भी अब तक मॉडल पेपर हमने डिस्कस किए हैं सारे मॉडल पेपर की एक ई बुक आपको अवेलेबल करवाऊँ। तो फिलहाल इस पर काम चल रहा है, जल्दी आपको ये शुभ सूचना दूंगा। तो आइए देखते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। 3 प्रश्न हैं आपके सामने, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। सही उत्तर बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंत में। बताइए कि चाइना में भारत के राजदूत वर्तमान में कौन है। बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो आपको बताना है कि चाइना में भारत के राजदूत वर्तमान में कौन है। और ये भी बताइए कि भारत में चाइना के राजदूत कौन है, दोनों का नाम आप बताइए। काला घोड़ा जो महोत्सव होता है ये कहाँ पर मनाया जाता है ये बताना है आपको। और अस्थामुड़ी वेटलैंड ये कहाँ पर स्थित है। तो 3 सवाल हैं, जवाब मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। आइए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आज का जो वीडियो होगा उसमें कुल मिला के अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चंस हैं। शुरुआत करेंगे इतिहास के प्रश्नों से। बताइए कि 383 ईसा पूर्व में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध संगीतियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उससे प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते रहे हैं। तो याद रखना कि 383 ईसा पूर्व में संपन्न जो दूसरी बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन हुआ था वैशाली में। कुल मिला के 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहला राजगृह में, ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व। और 383 में हुआ था दूसरा वाला वैशाली में, ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ पे। पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरा और कुंडलवन में पहली सदी में हुआ था, कुंडलवन में। तो थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली बौद्ध संगीत जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल था अजात शत्रु का। दूसरी बौद्ध संगीत 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। सबा कामी की अध्यक्षता में, शासन था कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों ही स्थान वर्तमान में बिहार में स्थित हैं। अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस और शासन था अशोक का। चौथी बौद्ध संगीत हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, कुंडलवन दैट इज इन कश्मीर, और अध्यक्षता की थी वसुमित्र और अश्वघोष ने। शासन था कनिष्क का। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बौद्ध समुदाय हीनयान और महायान संप्रदाय में कब बटा था। तो दोस्तों याद रखना कि बौद्ध समुदाय हीनयान और महायान में बटा था चौथी बौद्ध संगीत में, जिसका आयोजन हुआ था कुंडलवन में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। अध्यक्षता की थी वसुमित्र और अश्वघोष ने। शासन था कनिष्क का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के बीच रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच जो रंगपट्टनम की संधि हुई थी वो 1792 में हुई थी, ऑप्शन बी। और 1799 में चौथा युद्ध हुआ था मैसूर का, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, टीपू सुल्तान मारा गया था। और 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ त्रिसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी और इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस जबकि दूसरी ओर से टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निज़ाम ने हस्ताक्षर किए थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सन 1799 में। याद रखना कि टीपू सुल्तान के जीवन काल में 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, दूसरा, तीसरा और चौथा। और जो पहला युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। हैदर अली जो कि पिता थे टीपू सुल्तान के।
तो यह भी ब्रिटिश सेना के खिलाफ था। जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें भी टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर ने उनको खो दिया था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किसका कथन है कि भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने में एक क्षण भी समय नहीं खोना चाहिए? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, याद रखना। और ये स्टेटमेंट कब दिया गया था? तो आपको बता दें कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। याद रखना, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जवाब होगा लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में, और इसका जो पहला अध्यक्षीय भाषण हुआ था और इसको दिया था लाला लाजपत राय जी ने। उन्होंने एटक में कहा था, क्या कहा था उन्होंने कहा था कि भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने में एक क्षण का भी समय नहीं खोना चाहिए। ऋग्वैदिक काल में पूषण देवता थे। पूषण, कहीं कहीं पर यह नाम पूषण लिखा हुआ आता है। तो ऋग्वैदिक काल में पूषण किसके देवता थे? वर्षा के, अग्नि के, पशुओं के या फिर ऋतुओं के? तो ऋतुओं के देवता माने जाते थे वरुण, पशुओं के देवता माने जाते थे पूषण, और अग्नि के देवता थे अग्निदेव थे, वर्षा के लिए इंद्र को माना जाता था। तो पशुओं के लिए जो देवता थे वो थे पूषण। आगे चलकर जब समय बदला, यानी कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता माने गए थे पूषण, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। और इंद्र ऋग्वेद में आर्यों के प्रमुख देवता हैं। इंद्र पर ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं, जबकि अग्नि पर 200 सूक्त हैं। तो सबसे अधिक वर्णित है इंद्र, उसके बाद आता है अग्नि। चौथ व सरदेशमुखी नामक कर किस शासक ने लगाए थे? चौथ व सरदेशमुखी नामक कर किस शासक ने लगाए थे? औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, दैट इज छत्रपति शिवाजी ने लगाया था चौथ व सरदेशमुखी नामक कर। तो चौथ क्या थी? चौथ व सरदेशमुखी नामक कर लगाया गया था छत्रपति शिवाजी के द्वारा। चौथ क्या थी? चौथ संबंधित राज्य को अपने भू राजस्व का चौथा हिस्सा देना होगा। वसूली करने वाला जो था उसको कहा जाता था काम विस्तार। तो चौथ की वसूली जो करता था अधिकारी, उसको कहा जाता था काम विस्तार। और सरदेशमुखी ये वसूला जाता था विजित क्षेत्रों से, जिस पर विजय प्राप्त कर ली जाती थी। तो उन क्षेत्रों से उनका जो कुल राजस्व होता था उसका 10% लिया जाता था। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1680 में। और याद रखना कि शिवाजी के पास एक नौसेना भी थी जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र में कोलाबा में था। ठीक है, तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी के पास जो नौसेना थी उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? सही जवाब होगा महाराष्ट्र के कोलाबा में। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन मिनोरिटीज 1857 टू 1859, ये एक किताब है। इस किताब को किसने लिखा है? आर.सी. मजूमदार, एस.बी. चौधरी, वी.डी. सावरकर या फिर अशोक मेहता ने? याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर यूपीपीएससी में इस किताब के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये किताब लिखी गई है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन मिनोरिटीज, एस.बी. चौधरी की किताब है। आर.बी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर और अशोक मेहता की किताबें भी कई बार पूछी गई हैं और इनके जो नाम है वो भी आप याद कर लीजिए कि आर.सी. मजूमदार की जो किताब है वो है द सिपाही मिलिट्री एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। वी.डी. सावरकर की जो किताब है वो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अशोक मेहता की किताब है द ग्रेट रिवेलियन। और एक किताब और लिखी गई थी 1857, ये किताब लिखी थी किसने? एस.एन. सेन ने। एस.एन. सेन की किताब है 1857। अब क्वेश्चन होंगे भूगोल से। बताइए कि लोसांग नामक उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? लोसांग नामक उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तिब्बत में, अरुणाचल में, केरल में, ये मनाया जाता है सिक्किम में। लोसांग नए वर्ष पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। याद रखना, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। लोसांग सिक्किम का एक त्यौहार है। यूरोपियन यूनियन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर जो कुल देश हैं उनकी संख्या वर्तमान में है 27। और देखिए प्रश्न है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा, राइन, डेन्यूब या फिर अमेजन? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है यूरोपियन यूनियन की सबसे जो बड़ी नदी है उसका नाम है ऑप्शन सी, दैट इज डेन्यूब नदी।
और अगर प्रश्न होता कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये वोल्गा नदी है जो कि रसिया में पाई जाती है। वोल्गा टू गंगा, ये एक किताब है, किसने लिखी है ये आप बताएंगे। तो बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है, 27। और स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, दैट इज इन बेल्जियम, ठीक है। और कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हम्बनटोटा बंदरगाह, ये कहाँ पर है, ये श्रीलंका में ही है, बिल्कुल सही है। चाबहार ये ईरान में है। अच्छा एक बात और कि हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित कर रहा है श्रीलंका में चीन, और चाबहार को ईरान में विकसित कर रहा है अपना प्यारा भारत। ग्वादर पाकिस्तान में है और इसको विकसित कर रहा है चीन। जबकि मोंगला बंदरगाह ये भारत में नहीं है, ये बांग्लादेश में है। कहाँ पर है ये बांग्लादेश में। तो ये जरूर याद रखना आप, और यही हमारा उत्तर होगा क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है हिंद महासागर का सबसे बड़े द्वीप के बारे में। तो याद रखना कि अगर क्वेश्चन आएगा कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर से याद आया, यहाँ पर एक ऑपरेशन अभी हाल ही में चलाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में काफ़ी भूकंप आया था, सॉरी वहाँ पर एक चक्रवात आया था जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। और ये जो ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा, उसका नाम था वनीला। और अब बात करें ग्रीनलैंड और बोर्नियो के बारे में, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर सवाल ये होता कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जवाब आपका बनता ग्रीनलैंड। और अगर सवाल होता कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जवाब बनता बोर्नियो। तो थोड़ा सा मैप देखते रहिए आप लोग ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है अपना प्यारा भारत। तो यहाँ से आप मैप में ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन है, यानी कि वेस्ट साउथ डायरेक्शन में आएंगे तो मिलेगा आपको मेडागास्कर, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना आप। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन होगा कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन किसका है। अब क्वेश्चन शुरू होते हैं सामान्य विज्ञान के। बताइए कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह स्टेटमेंट किसका है। लुई पास्चर का, वान हेलमांड का, रॉबर्ट हुक का, या फिर ओपेरिन का। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओपेरिन। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके पहले ओपेरिन जी के बारे में जान लेते हैं। अलेक्जेंडर लेवनोविच ओपेरिन was a Soviet biochemist notable for his theories about the origin of life। उनकी एक किताब भी है, इसका नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ किताब किसने लिखी है। सही जवाब होगा अलेक्जेंडर ओपेरिन के द्वारा लिखी गई किताब है। इनका जन्म हुआ था 2 मार्च 1894 में, 1894 में। मृत्यु हुई थी 1980 में। और इनकी जो नागरिकता थी वो थी सोवियत यूनियन की। जब वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युतिक ऊर्जा वो गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है। तो याद रखना कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में बदलती है तो 30% ऊर्जा की हानि होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो जवाब क्या होगा। क्या आप जवाब देंगे अरस्तु, तो गलत हो जाएगा। ओस्टवाल टिप्पो बोलेंगे तब भी गलत हो जाएगा। सही जवाब होगा इसका, याद रखना, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो कहे जाते हैं थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अगर सवाल ये होता कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जवाब इसका होता लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने, ऑप्शन डी। ये जरूर याद रखना। और इसी के साथ अगर सवाल ये होगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अगर बात ये है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, तो वो है थियोफ्रेट्स। जबकि अगर सवाल ये होगा कि जंतु विज्ञान जूलॉजी या फिर बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो जवाब होता है आपका अरस्तु। और अगर बात करें चिकित्सा शास्त्र के जनक के बारे में, अगर सवाल ये आएगा
कि चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, तो सही जवाब होगा इसका हिप्पोक्रेट्स। एक किताब है, कई बार पूछी गई है, जवाब भी यहाँ पर लिखा गया है, बस आपको रट लेना है इसको, कि अगर सवाल होगा कि प्लांटेरम हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाब इसका बनेगा थियोफ्रेट्स। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है प्लांटेरम प्लांट के बारे में। प्लांट के बारे में जो स्टडी होती है वो बॉटनी में होती है, तो याद रखना कि फादर ऑफ बॉटनी माने जाते हैं थियोफ्रेट्स। तो हिस्टोरिया प्लांटरम भी जो है थियोफ्रेट्स ने ही लिखी है, इसको ऐसे आप दिमाग में रखोगे तो याद रहेगा। और इसी के साथ अगर यहाँ पर प्लांटरम शब्द को हटा दिया जाए और यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दिया जाए एनिमलियम, तो ये जूलॉजी से जुड़ा हुआ शब्द है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी माने जाते हैं अरस्तु। तो अगर सवाल ये होगा कि हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाब आपका होना चाहिए अरस्तु। ठीक है, तो दोनों आप याद रखना कि अगर एनिमलियम बुक होगी तो अरस्तु, हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी, और उन्होंने ये किताब भी लिखी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल अगर यूं आया कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि जो सरल प्रश्न होते हैं अगर उसको भी आप गलत कर गए तो आपका बाहर होना निश्चित हो जाता है। कठिन प्रश्नों के बारे में सबकी स्थिति एक जैसी होती है, लेकिन अगर आप सरल प्रश्नों को गलत करके आ गए हैं तो यकीन मानिए कि वो आपके लिए सबसे घातक गलती वही होती है। तो ऐसे प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप बिल्कुल भी गलत ना करें। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन लग रहा है लेकिन जवाब इसका गलत भी हो सकता है। याद रखना, शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेट्स की, हिप्पोक्रेट्स की। अब करंट अफेयर्स के सवाल होंगे, कुल मिला के 25 सवाल। तो निम्नलिखित में किसने बाजार बुद्धिमत्ता और अग्रिम चेतावनी प्रणाली MIEWS विकसित किया है? कृषि मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ने। जी हाँ, ये सही जवाब है। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल। देखिए नाम आप लेते रहेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, कमेंट आप करते रहेंगे तो आपको फैक्ट कभी भूलेंगे नहीं। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बोलते रहिए और सोचते रहिए अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो देखिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो सारे फैक्ट भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों को सिर्फ पढ़ते हैं अपने। देखिए जब आप खाली बैठिए ना तो म्यूजिक मत सुनिए, ठीक है सुन लीजिए कभी कभी, लेकिन मतलब हमेशा व्यर्थ की बातें। आपने पढ़ाई पूरी कर ली, फेसबुक पे आ गए, वहाँ पर दोस्तों से चैट कर रहे हैं, किसी फ्रेंड को आपने कॉल लगा लिया, उससे आप 2-2 घंटे बात कर रहे हैं, या फिर अब आप मनपसंद अपना कोई काम सीरियल देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, तो आपका पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा। वो चीज़ें आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाएंगी, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। पता लगेगा कि आपने 4 महीने बहुत अच्छे से करंट पढ़ा था लेकिन 10 क्वेश्चन में से आप 2 का ही जवाब जानते हैं, वो भी जो सबसे सरल है, कक्षा 2 का छात्र जो बता देगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप उस पर दोबारा से विचार नहीं करते हैं। तो थिंक अबाउट इट, मतलब जो भी आप पढ़ते हैं उस पर आप किताब बंद करके भी सोचिए। लेक्चर समाप्त होगा उसके बाद आप जरूर सोचिए कि आज का जो लेक्चर था उसमें कितने क्वेश्चन थे। कुल 25 क्वेश्चन थे, तो उंगली पर गिनिए या कहीं लिखिए कि ये 25 क्वेश्चन कौन कौन से थे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना मेमोराइज कर पाए हैं। और जो लोग ऐसे ही सोचते हैं वही लोग सफल होते हैं। जो लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं तो फिर उनके साथ वही होता है एग्ज़ाम में, तो पता लगता है 10 नंबर से, 5 नंबर से, 20 नंबर से वो हमेशा बाहर होते रहते हैं और एक दिन उम्र जो है वो साथ छोड़ना शुरू हो जाती है। एनीवे फ्रेंड्स, यहाँ पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री ने 26 फरवरी को MIEWS वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन होगा कि इंद्रधनुष युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास यह एयरफोर्स के बीच किया गया था और ये युद्धाभ्यास हुआ था इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के बीच। रॉयल एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, और ये 5वां संस्करण था जिसका युद्धाभ्यास किया गया था। ये हिंडन वायुसेना स्टेशन यूपी में, गाजियाबाद के पास ये पड़ता है। और 24 फरवरी को ये अभ्यास हुआ था ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। कहाँ पर हुआ था ये?
हिंडन वायुसेना स्टेशन पर। भारत और ब्रिटेन के बीच 2 युद्धाभ्यास और होते हैं, दोनों याद रखना। अजय वारियर ये एक सैन्य अभ्यास है और कोंकण एक नौसेना अभ्यास है। कोंकण क्या है? नौसेना अभ्यास। अजय वारियर सैन्य अभ्यास। और ये जो इंद्रधनुष था ये एक एयरफोर्स के बीच वायुसेना का अभ्यास था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण व लचीलापन CDRRR पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? CDRRR, तो आप लोगों से कितने लोग बता सकते हैं CDRRR का फुल फॉर्म? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। CDRRR मीन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल डिजास्टर, CD रिस्क रिडक्शन एंड रेसिलियंस। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म CDRRR का। ये आयोजन हुआ था 25 जनवरी को। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। 100% LPG कवरेज वाला पहला राज्य कौन सा बना था? 100% LPG कवरेज। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% LPG कवरेज प्राप्त करने वाला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। कमेंट करके ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं वो कौन कौन से हैं? कमेंट करके बताइए फटाफट। इसरो ने 5 मार्च 2020 को GISAT-1 लॉन्च किया। GISAT-1 फुल फॉर्म क्या होगा? जियो इमेजिनरी सैटेलाइट 1। अब 2 फैक्ट हैं। यह एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। क्या ये सही है? हाँ। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। सही है? हाँ। यानी कि विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। GISAT-1 ये लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, ये जरूर याद रखना आप। और यह भारतीय उपमहाद्वीप के वास्तविक समय के अवलोकन की सुविधा प्रदान करेगा। राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 आयोजन होना है इसका चंडीगढ़ में, दैट इज ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन जो कि 2020 में होना था, अब इसे टाल दिया गया है। अब इसका आयोजन किया जाएगा 2021 में। ये जरूर याद रखना, ये आयोजन जो कि 2020 में होना था अब ये 2021 में होगा। क्यों? ड्यू टू कोविड-19। और इसकी थीम होगी किक ऑफ द ड्रीम, तो ये जरूर याद रख लेना आप। ठीक है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो चर्चित परिदृश्य हैं वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो चर्चित परिदृश्य हैं उसको भी आप लोग देखते रहिए। और ये जो आयोजन होने वाला था महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप, ये अगले साल होगा। कब से कब तक? 17 फरवरी से 7 मार्च तक। 11 मई को फीफा ने बताया था ये। और थीम रहेगी किक ऑफ द ड्रीम। तो अब आते हैं, जो 3 क्वेश्चन मैंने शुरू में आपसे पूछे थे उसका जवाब आपको बता दें कि भारत में जो चीन के राजदूत हैं उनका नाम है सुन वेइडोंग। सुन वेइडोंग। और चीन में भारत के जो राजदूत हैं वो हैं विक्रम मिस्री। तो याद रखना, ये काफ़ी चर्चित प्रदेश में है, तो ये पूछे जा सकते हैं। काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में, मुंबई में होता है। और अस्थामुड़ी वेटलैंड ये केरल में स्थित है। अब एक सवाल आप लोगों से कमेंट करके फटाफट बताइए कि निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास के युग में जो गलत है वो आपको बताना है। बुक्सा पौड़ी गढ़वाल, कोल जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर, कोरबा कोडगू। एक गलत है, वो आपको बताना है कमेंट करके। तो फटाफट कमेंट करिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर आप लोगों को ऐसे ही बेस्ट MCQs वाले प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहें बिल्कुल फ्री में, तो बस एक ही काम करना है भाई आपको कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।